दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है मुर्दा नंबर 402। ये मनोज कॉमिक्स वालों की हॉरर और थ्रिलर कॉमिक्स है। तो पढ़ते हैं इसको। हा हा हा, यही दिल चाहिए था मुझे। मुर्दा नंबर 402। जांबाज और कर्तव्यपरायण इंस्पेक्टर विक्रम सिंह गुंडों पर कहर बनकर बरस रहा था। धड़क। ओह, मेरे रहते तुम लोग इस इलाके में हफ्ता वसूल नहीं कर सकते कमीनों। धड़क। मर गया रे। ओह। धड़क। ओह। अचानक डंडे की चोट पड़ी उस पर। धड़क। ओह। एक पल के लिए लड़खड़ाया इंस्पेक्टर विक्रम सिंह। इसी पल का बदमाशों ने पूरा फायदा उठाया और धोए। ओह। ओह। धोड़। ठीक तभी पी पी। ओह। पुलिस वालों ने चारों बदमाशों को हिरासत में ले लिया। ओह, हैंड्स अप। लेकिन इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने उसे दूसरी गोली चलाने का मौका नहीं दिया। घायल होने के बावजूद भी वह उन बदमाशों का मुकाबला कर रहा था। धड़क। ओह। उफ। अब खड़ा नहीं रहा जा रहा। धड़क। ठक। ओह। तभी। अरे। ओह, इंस्पेक्टर साहब को क्या हुआ? धड़ोम। ओ माय गॉड, इन्हें तो गोली लगी है। इन्हें फौरन अस्पताल पहुंचाना होगा। पी पी। अगले पल। कुछ देर बाद सिटी हॉस्पिटल में। आई एम सॉरी सर, गोली का जहर फैल चुका है। उनकी जान बचाने के लिए मैं उनका हाथ काटना ही होगा। क्या और कोई चारा नहीं है डॉक्टर जी? नहीं। नहीं। उसके। उफ, एक हाथ कटने के बाद तो उसका कैरियर ही खत्म हो जाएगा डॉक्टर। नहीं, उसके दोनों हाथ सलामत रहेंगे। मैं उसे नए हाथ दूंगा। आपकी तारीफ। यह डॉक्टर रामन है कमिश्नर साहब। यह पिछले कुछ वर्षों से मानव के अंग ट्रांसप्लांट करने पर रिसर्च कर रहे हैं। यस। और अब मेरी वह रिसर्च कंप्लीट हो चुकी है। अब हम मनुष्य के दिल की तरह ही उसके शरीर का कोई भी अंग दूसरे मनुष्य को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ओह, लेकिन विक्रम को अपना हाथ कौन देगा? उसके लिए हमारे पास एक डोनर है जो अपनी इच्छा से अपने अंग दान करना चाहता है। हम उसका एक हाथ विक्रम को ट्रांसप्लांट कर देंगे, बस हमें आपकी इजाज़त चाहिए। यदि ऐसी बात है डॉक्टर रामन, तो आप ऑपरेशन कीजिए। मैं भगवान से आपकी कामयाबी की दुआ मांगूंगा। कमिश्नर साहब की आज्ञा मिलते ही ऑपरेशन की तैयारी कीजिए डॉक्टर वर्मा। क्विक। यस डॉक्टर। कुछ देर बाद ऑपरेशन थिएटर में इंस्पेक्टर विक्रम सिंह का ऑपरेशन किया जा रहा था। सर। और फिर 2 घंटे के लंबे ऑपरेशन के बाद इंस्पेक्टर विक्रम सिंह को एक नया हाथ दे दिया गया। कई महीने बाद। आज तुम घर जा रहे हो इंस्पेक्टर। मैं ईश्वर से तुम्हारे सुखी जीवन की प्रार्थना करूंगा। यह आपकी कृपा डॉक्टर साहब, जो मैं पाई जोन से बच गया। मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। फिर डॉक्टर रामन से विदा लेकर इंस्पेक्टर विक्रम सिंह अपने घर की ओर रवाना हो गया। शीघ्र ही अपने घर पर था। डैडी, स्वामी। राहुल, माय सन, कैसे हो तुम? फाइन डैडी, आप कैसे हैं? एकदम फर्स्ट क्लास, ये देखो। फिर वह लोग अंदर आकर गप्पे लड़ाने में व्यस्त हो गए। उस रात विक्रम सिंह मीठी नींद सो रहा था। सोते में उसे एक सपना दिखाई दिया। ओए। जिसमें एक हाथ छोटे से बच्चे अगला दबा रहा था। चौंक कर उठ बैठा विक्रम। उफ, यह कैसा भयंकर सपना था। उस रात विक्रम सो नहीं सका। उफ। नींद आते फिर वह वही सपना आने लगता है। अगले सुबह विक्रम पर अपनी ड्यूटी पर रवाना हो गया। बाय डैडी। बाय बेटा। आज पूरे 6 महीने बाद थाने की शक्ल देखूंगा। कुछ देर बाद विक्रम पुलिस स्टेशन में अपने सहकर्मियों से घिरा बैठा था। सर, आपको सही सलामत देखकर मैं बहुत खुशी हो रही है। यह सब तुम लोगों की दुआओं का फल है राणा। तभी ट्रेन ट्रेन। हेलो, इंस्पेक्टर विक्रम सिंह स्पीकिंग। सर, मैं हीरो बोल रहा हूँ। हीरो पुलिस के मुखबिर का नाम था। हाँ बोलो हीरो। सर, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। कुख्यात आतंकवादी बिल्ला इस समय नेहरू नगर की कोठी नंबर 5 में छिपा हुआ है। अकेला? नो सर, उसके साथ कुछ और भी लोग हैं।
ठीक है, उस पर रखा इनाम तुम्हें मिल जाएगा। थैंक यू सर। फिर दूसरी ओर से संबंध विच्छेद हो गया। विक्रम ने भी फोन कैडिल पर रखकर और अपने सहकर्मियों से पूरी बात बताता हुआ बोला, फौरन चलने की तैयारी करो। यस सर। सिगरी पुलिस फोर्स नेहरू नगर की ओर उड़ी चली जा रही थी। पी पी। कुछ देर बाद नेहरू नगर में, यही है कोठी नंबर 5, चारों ओर से घेर लो। पुलिस ने कोठी को चारों ओर से घेर लिया। कोठी को चारों ओर से घेरने के बाद, बिल्ला, पुलिस ने तुम्हें चारों ओर से घेर रखा है, जान बचाना चाहते हो तो सरेंडर। विक्रम की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि हमारी जान की चिंता छोड़ इंस्पेक्टर, अपनी जान की फिक्र कर। तुर तुर तुर। आतंकवादियों को हमला करते देख फायर। तुर तुर तुर। ओह ओए। राम सिंह, हरामजादे, धोए धोए। ओए। लेकिन आतंकवादी छुपे होने के कारण पुलिस फोर्स पर भारी पड़ रहे थे। तुर तुर तुर। ओह, यह देख, आतंकवादियों से निपटने के लिए मुझे कोठी के अंदर जाना होगा। कुछ क्षण बाद विक्रम उस कोठी के साथ वाली 5 मंजिला कोठी की छत पर खड़ा था। उस कोठी के अंदर पहुंचने का यही एक रास्ता है। अगले पल, धुम। छत पर आते ही वह नीचे जाने वाले दरवाजे की ओर भागा। कुछ क्षण बाद, हैंड्स अप, कोई अपनी जगह से हिला तो गोली मार दूंगा। विक्रम की आवाज सुनकर आतंकवादी पलटे और इसी के साथ विक्रम भी उछल पड़ा। हैंड ग्रेनेड। ओ नो। मौत को अपनी ओर आते देख विक्रम हवा में उछला और हैंड ग्रेनेड हाथ में आते ही विक्रम ने उसे आतंकवादियों की ओर उछाल दिया। परिणाम स्वरूप भड़ोम। ओह, मर गए साले। फिर लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर विक्रम घर आ गया। राहुल, जरा दाल देना बेटा। जी डैडी। राहुल ने जैसी दाल का डोंगा देना चाहा, वह उसके हाथ से छूट गया। ओह, जल गया। बेवकूफ, डोंगा भी ठीक से नहीं पकड़ा सकता। तड़ाक। ओह। उसके इस हरकत पर राहुल और रेणु दोनों चकित रह गए। डैडी, यह क्या? तुमने राहुल को थप्पड़ क्यों मारा? बच्चा, गलती हो भी गई थी तो आराम से समझाना चाहिए था। मेरी खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा रेणु कि यह कैसे हो गया। राहुल पर तो मैं सपने में भी हाथ नहीं उठा सकता। तुम विश्वास नहीं करोगी, पर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी हाथ पर से अचानक मेरा कंट्रोल हट गया है और यह आजाद हो गया है। लगता तुम्हें वहम हो गया है। मैं सच कह रहा हूँ रेणु, मेरा विश्वास करो। अच्छा चलो छोड़ो इस बात को, सोने की तैयारी करो। ओके। कुछ देर बाद विक्रम अपने बेडरूम में मीठी नींद सो रहा था। अचानक उसे फिर एक सपने ने घेर लिया। अपनी पत्नी की चीख सुनकर विक्रम हड़बड़ाकर उठ बैठा। ओह, ये क्या हो रहा है? विक्रम, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। विक्रम ने अपना हाथ वापस खींचना चाहा, लेकिन उफ, यह क्या? मैं अपना हाथ वापस क्यों नहीं खींच पा रहा हूँ? पूरी ताकत लगानी पड़ी उसे अपना हाथ वापस खींचने में। उफ। ओह, यह क्या पागलपन है विक्रम? तुम मेरी जान लेना चाहते हो? लेकिन विक्रम ने जैसे उसकी बात सुनी ही नहीं थी। वह तो आश्चर्यचकित था, एक तो एकटक अपने हाथ को घुरे चले जा रहा था। यह क्या हो रहा है? यह हाथ तो मेरी इच्छा अनुसार काम क्यों नहीं करता? तभी उसकी नजर पहली बार उस कलाई पर गुदे एक नंबर पर पड़ी। 402। माय गॉड, इस तरह के नंबर तो जेल में फांसी की सजा पाए कैदियों के हाथ पर गोदे जाते हैं। इसका मतलब यह बात किसी कातिल की है। शादी इसलिए यह बार बार कत्ल करने के लिए मचल उठती है। मुझे कल डॉक्टर रामन से मिलकर इस बाग के मालिक और इसके विचित्र व्यवहार के बारे में जानना होगा। अगले सुबह डॉक्टर रामन के ऑफिस में। डॉक्टर साहब, आपने मुझे कातिल का हाथ लगाकर अच्छा नहीं किया। व्हाट? यह तुमसे किसने कहा कि यह बात किसी कातिल की है? इस नंबर ने, इस तरह के नंबर जेल में फांसी की सजा पाए कैदियों की बाह पर गोदे जाते हैं। ऑल राइट, मैं कबूल करता हूँ कि यह बात एक कातिल की है, लेकिन इससे फर्क क्या पड़ता है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि उस कातिल की वजह से तुम्हें एक अपाहिज की जिंदगी जीने से बच गए। आप मुझे खुश होने को कह रहे हैं डॉक्टर, जबकि मुझे डर है कि इस बात की वजह से कहीं मैं कातिल न बन जाऊं।
व्हाट डू यू मीन? जवाब में विक्रम सारी कहानी सुनाकर बोला, आपकी वजह से एक खूनी दरिंदे का खून मेरी रगों में मिल गया है और शायद यही वजह है कि मुझे बार बार कत्ल करने पर उकसाती है। मुझे अफसोस है विक्रम कि तुम जैसा पढ़ा लिखा जाबाज पुलिस ऑफिसर भी इस तरह की दकियानूसी बातें सोच सकता है। जिस आदमी की बाजू मैंने तुम्हें ट्रांसप्लांट की है, उसके शरीर के बाकी अंग भी मैं तुम्हारे जैसे कुछ लोगों को ट्रांसप्लांट कर चुका हूँ। तुम्हारे हिसाब से तो जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है वह उन लोगों के साथ भी होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने तो मुझसे ऐसी कोई शिकायत नहीं की है। यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा डॉक्टर साहब, यह मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? विक्रम, मैं तो कहूँगा कि तुम इस विषय में ज़्यादा सोचना छोड़ दो और अपने काम में मन लगाओ। लेकिन विक्रम तो कुछ और ही सोच रहा था। डॉक्टर साहब, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यह बाह है किसकी? मैं तुम्हें बताना तो नहीं चाहता था, पर जानता हूँ तुम एक पुलिस वाले हो, किसी न किसी तरह जान ही लोगे, अतः बता देता हूँ। यह लो, यह उस व्यक्ति की फाइल है। फाइल का पहला पृष्ठ पलटते ही विक्रम बुरी तरह चौंक उठा। है? कुख्यात आतंकवादी राका? इसे तो 45 आदमियों के कत्ल के जुर्म में फांसी की सजा हुई थी। यस, और फांसी से एक दिन पूर्व इसने मुझसे मिलने की इच्छा व्यक्त की थी। इस आश्चर्य में डूबा कि विक्की वह मुझसे क्यों मिलना चाहता, हमें उससे मिलने जेल में पहुंचना पड़ा। यह राका डॉक्टर साहब। थैंक यू जेलर साहब। जेलर के जाने के बाद, यस मिस्टर राका, कहो तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? डॉक्टर साहब, मैंने अखबार में आपका यह आर्टिकल पढ़ा है। क्या यह सच है कि आप मनुष्य मनुष्य के अंग ट्रांसप्लांट कर सकते हैं और आपको अपने एक्सपेरिमेंट के लिए एक बॉडी की जरूरत है? यस, लेकिन तुम यह क्यों जानना चाहते हो? डॉक्टर साहब, मैं आपके एक्सपेरिमेंट के लिए अपने आप को प्रस्तुत करता हूँ। व्हाट? तुम अपने अंग दान देना चाहते हो? जी हाँ डॉक्टर साहब, पूरी जिंदगी मैंने बहुत पाप किए हैं, मरते समय कुछ पुण्य कमाना चाहता हूँ। इस तरह राका मेरे एक्सपेरिमेंट में काम आया और मैंने उसके अंग ट्रांसप्लांट कर दिए। ओह डॉक्टर साहब, क्या आप मुझे उन लोगों के पते दे सकते हैं जिनको आपने राका के अंग ट्रांसप्लांट किए थे? मैं एक बार उनसे मिलना चाहता हूँ। ओह श्योर, बल्कि मैं तो खुशी से देना चाहता हूँ कि तुम उन लोगों से मिलो ताकि तुम्हारा वहम दूर हो सके। कुछ देर बाद, ये है उन लोगों की लिस्ट। इन सब से एक एक करके मिलना होगा। सबसे पहले मशहूर फिल्म स्टार सरला दीक्षित। इधर विक्रम सरला से मिलने की सोच रहा था, उधर मशहूर फिल्म स्टार सरला दीक्षित फिल्म के सेट पर पत्रकारों से घिरी बैठी थी। हार्ट ट्रांसप्लांटेड हार्ट ट्रांसप्लांटेशन के बाद शूटिंग पर वापस आना आपको कैसा लग रहा है सरला जी? फैंटास्टिक, मुझे तो लगता है जैसे मैं नया जीवन पाकर वापस लौटी हूँ। तभी सरला जी, सीन तैयार है, सेट पर पहुंचिए। ओके। ठीक इसी समय स्टूडियो के बाहर क्रिच। ए, कौन हो तुम? अंदर कहाँ घुसे चले आ रहे हो? जवाब देने के स्थान पर उस व्यक्ति का हाथ बाहर निकला और खच। ओह! इस हंगामे से बेखबर अंदर फिल्म की शूटिंग चल रही थी कि अचानक वह रहस्यमय व्यक्ति किसी भूत की भांति सेट पर प्रकट हुआ। अरे ये कौन है? और फिर किसी को कुछ समझ पाने से पहले ही कि कौन हो तुम, क्या चाहिए तुम्हें? भैंस के रम बाने जैसी आवाज निकली थी उसके गले से। मुझे तुम्हारा दिल चाहिए। नहीं। अगले पल हिस्टीरियाई अंदाज में हलक फाड़कर चीख पड़ी सरला, बचाओ! हा हा हा, अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। फिल्म का हीरो विजय, उफ, वह सरला को मार डालेगा, उसे रोकना होगा। अगले पल थोड़, मैं तुझे हरगिज सफल नहीं होने दूंगा कुत्ते। मेरे रास्ते को रोककर तूने अपनी मौत बुला ली हीरो। खचौक। ओह! देखने वाले नींद से जागे थे जैसे। भागो। ओए! इधर एक बार फिर अपने शिकारी की तरफ झपटा था वह। मुझे छोड़ दो। हा हा हा, तेरा दिल लिए बिना मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तू से क्षण खच। फिर वह दरिंदा बड़ी बेरहमी से उसकी लाश का सीना चीरने लगा। खच। बेद दरिंदगी से
उसने सरला का दिल उसके सीने से बाहर निकाल लिया। हा हा हा, यह दिल ही तो चाहिए था मुझे। फिर वह बाहर की ओर बढ़ गया। हा हा हा। वह बेखटके अपनी कार तक पहुंचा और उसमें बैठकर वहां से रवाना हो गया। उसे जाता देख वहां खड़े लोगों को जैसे होश आया। पुलिस को फोन करो, वह तेरा निकलना नहीं चाहिए। सूचना पाकर पुलिस सतर्क उठी। यस, काली एम्बेसडर कार, उसका नंबर DIG 1671 है। कुछ ही देर बाद एक अन्य चेक पोस्ट पर, सर एक काली कार आ रही है, नंबर भी वही है, रोको उसे। स्टॉप स्टॉप। लेकिन रुकने के स्थान पर कार की स्पीड और तेज हो गई, जूम। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, भड़ोम, भचाक। चीखते चिल्लाते सिपाहियों को पीछे छोड़कर कार नजरों से ओझल हो गई। ओए। इस घटना ने पुलिस हेडक्वार्टर में तूफान ला दिया था। हत्यारा आंधी तूफान की तरह आया और इतनी हत्या करके फरार हो गया। समझ में नहीं आता कि जमीन उसे खा गई या आसमान निगल गया। थोड़ सर, उसके शिनाख्त के लिए यह कैमरा मिला है। कैमरा? जी, जिस समय सरला और विजय की हत्या हुई थी यह कैमरा चालू था। वेरी गुड वेरी गुड, फौरन इसे चलाने का इंतजाम करो। कुछ क्षणों बाद फिल्म देखते सब लोग आश्चर्य से उछल पड़े। दुर्दांत आतंकवादी राका, यह तो मर चुका है। डॉक्टर रामन अपने एक्सपेरिमेंट के तहत इसके सारे अंग डोनेट कर चुके हैं। अगर राका मर चुका है तो फिर ये कौन है? अजीब गौर धंधा है। हमें फौरन डॉक्टर रामन से मिलना होगा। कुछ देर बाद डॉक्टर रामन पुलिस हेडक्वार्टर में बैठे वे फिल्म देख रहे थे। पूरी फिल्म देखने के बाद, आई कांट बिलीव इट, आप मानिए न मानिए, लेकिन सच आपके सामने डॉक्टर रामन, राका अभी तक जिंदा है। यह राका नहीं, अब्दुल्ला कमिश्नर साहब। अब्दुल्ला? जी हाँ, अब्दुल्ला। और अब्दुल्ला राका कैसे बना यह भी मैं आपको समझाता हूँ। यह उसी दिन की बात है जब मैं राका को जेल से अपने साथ लेकर अस्पताल पहुंचा था। सर, अच्छा वो आप आ गए, जल्दी चलिए, एक इमरजेंसी केस है। क्या हुआ, इतने घबराए हुए क्यों हो? सर, एक्सीडेंट का केस है। पेशेंट के सिर की हड्डियां बुरी तरह टूट चुकी हैं, बचने की उम्मीद बहुत कम है। ओह। जिंदगी में शायद पहली बार एक सीरियस केस के बावजूद मुस्कुराया था मैं, क्योंकि मुझे लगा था यह मेरे एक्सपेरिमेंट को पूरा करने का बेहतरीन मौका है। यह सोचकर मैंने राका का सिर काटकर अब्दुल्ला नामक उस पेशेंट को लगा दिया। लेकिन यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि अब्दुल्ला सरला की हत्या करके उसके सीने में प्रत्यारोपित राका का दिल क्यों निकाल कर ले गया। मैं बताता हूँ डॉक्टर रामन, अब्दुल्ला ने ऐसा क्यों किया। क्यों? क्योंकि राका का शरीर मरा है, मस्तिष्क नहीं। उसका मस्तिष्क अभी भी उसके उस शरीर में जीवित है जो अब्दुल्ला के धड़ के ऊपर मौजूद है। तुम कहना चाहते हो कि राका के मस्तिष्क ने अब्दुल्ला के शरीर पर कब्जा कर लिया है और अब उससे मनमाना कार्य करवा रहा है। जी हाँ, सबूत आपके सामने है, इस फिल्म और मेरे रूप में। तुम्हारे रूप में मैं कुछ समझा नहीं, मैं आपको समझाता हूँ सर। फिर विक्रम कमिश्नर साहब को अपने साथ घटी सारी घटना सुनाने लगा। पूरी बात सुनकर, आपका इस बारे में क्या ख्याल है डॉक्टर रामन? एक वैज्ञानिक होने के नाते मैं इस बात को मानना नहीं चाहता, लेकिन आंखों देखे को झुठला भी तो नहीं सकता। यानी आप मानते हैं कि राका, जिसे कानून मुर्दा घोषित कर चुका है, अब्दुल्ला के रूप में जीवित है? जी हाँ, कुदरत के ऐसे अनोखे रहस्य को मुझे स्वीकारना ही होगा। वह जीवित है, यह बात तो समझ में आती है, लेकिन उसका सरला की हत्या करके उसका दिल निकाल कर ले जाना समझ में नहीं आता। सर, मुझे लगता है वह अपने सारे अंग वापस इकट्ठा करना चाहता है, लेकिन क्यों? यही रहस्य तो हमें जानना है कि क्यों वापस लेना चाहता है वो अपने अंगों को। ओ, यदि ऐसी बात है तो हमें उन लोगों की सुरक्षा प्रबंध करना चाहिए जिन्हें राका के अंग ट्रांसप्लांट किए गए हैं। यस सर, मैं भी इस काम पर लग जाता हूँ। उन लोगों की लिस्ट मेरे पास है। उनके नाम है संजय, अजीत पटेल, अश्वनी नाइक और इंस्पेक्टर विक्रम, यानी मैं। इधर उन लोगों की सुरक्षा की तैयारी चल रही थी, उधर इन्हीं लोगों में से एक संजय कांबले, जिसे राका के दोनों पैर लगाए गए थे, शिवाजी स्टेडियम में खेले जा रहे फुटबॉल के नेशनल मैच का हीरो बना हुआ था।
और ये कामले द्वारा एक और गोल। हुर्रे! इन नई टांगों ने तो कमाल कर दिया, इतनी तेज भागती हैं कि जवाब नहीं। इधर स्टेडियम के अंदर खेल चल रहा था, उधर स्टेडियम के बाहर भी एक खेल चालू होने जा रहा था, मौत का खेल। उफ, ये ट्रक तो इधर ही बढ़ता चला आ रहा है। और इससे पहले कि वह अब आगे कुछ समझ पाते, फच, तोप का गोला बनकर मुख्य गेट से टकराया ट्रक और उसे तोड़ता हुआ स्टेडियम में प्रविष्ट हो गया। रंग में भंग पड़ गया था राका की इस हरकत से। भड़ौक! कामले के पास पहुंचकर ट्रक के ब्रेक चरमरा उठे। सर! विद्युत की सी गति से कामले की तरफ झपटा राका उर्फ मुर्दा नंबर 402। मुझे अपनी टांगे वापस चाहिए कामले। नहीं। उसे अपने से बहुत तेज भागते देख राका उर्फ मुर्दा नंबर 402 के हाथ में थमी कुल्हाड़ी हवा में लहराई। खच और ओह! धड़क! मुझे मेरी टांगे वापस चाहिए कामले। ओह! हा हा हा! नहीं। अगले पल आए। खच खच! टांगे लेकर वह ट्रक की ओर भाग लिया। ट्रक में सवार होकर वह वहां से रवाना हो गया। इस घटना ने हेडक्वार्टर में तूफान ला दिया था। हमारी थोड़ी सी देरी से हत्यारा कामले की हत्या करने में सफल हो गया। अब हमें बाकी तीनों लोगों की सुरक्षा का तगड़ा इंतजाम करना होगा। क्विक! सिगरी पेशेवर बॉक्सर अश्वनी नाइक, अजीत पटेल और इंस्पेक्टर विक्रम के घर के बाहर पुलिस की तगड़ी नाकाबंदी थी। इसके अलावा पूरे शहर में पुलिस का जाल फैला हुआ था मुर्दा नंबर 402 उर्फ राका को ढूंढने के लिए। इधर मुर्दा नंबर 402 उर्फ राका अश्वनी नाइक की कोठी से कुछ ही दूर खड़ा था। मुझे किसी भी हाल में अश्वनी नाइक तक पहुंचना होगा। कुछ पल बाद राका की बाइक धड़धड़ाती हुई अश्वनी के बंगले के बगल में बनती इमारत की सीढ़ियां चढ़ रही थी। सर! कुछ ही पल लगे थे उसे उस इमारत की छत पर पहुंचने में। यहां से मैं आसानी से नाइक के बंगले तक पहुंच सकता हूं। अगले पल हवा में लहराई राका की मोटरसाइकिल व्रूम और धप। फिर राका ने बाइक नीचे जाने वाली सीढ़ियों की ओर भगा दी। इधर नीचे इन सब घटनाओं से बेखबर थे अश्वनी नाइक और उसकी बेटी शैली। बाहर पुलिस क्यों खड़ी है पापा? ये तेरी समझ में नहीं आएगा बेटी। और ठीक तभी वहां बम के धमाके की मानिंद गूंजी दरवाजा टूटने की आवाज। धड़ाक! ओ नो पापा! चीखने के अलावा और करता भी क्या? बचा, लेकिन चीख भी तो नहीं पाए बेचारा। पापा! भचाक! ओ! फिर भी एक चीख गूंजी थी शैली की। कोई चीखा ऊपर, चलो देखते हैं। उधर राका अश्विनी की टांगे वे हाथ भी उसके दर्द से अलग कर चुका था। शैली यह भयानक दर्द से देख बेहोश हो चुकी थी। फिर राका ने अश्विनी का धड़ उठाया और अपनी बाइक पर सवार हो गया, क्योंकि सिर्फ धड़ ही तो चाहिए था उसे। तभी हवा के झोंके की भांति पुलिस वाले कमरे में दाखिल हुए। हैंड्स अप! सरेंडर कर दो वरना शूट कर देंगे। ओह पुलिस! लेकिन सरेंडर करने की बजाय राका ने बाइक को गियर में डाला और झुम! ओह आई! अगले पल झुम! छनाक! नीचे खड़े पुलिस कर्मी यह डर से देख हतप्रभ रह गए थे। झुम! अगले पल उन्हें मानो होश आया। फायर! थोय थोय थोय! लेकिन गोलियां उसे रोक नहीं पाई। ओह बच निकला। कंट्रोल रूम को सूचना दो जल्दी। जंगल की आग की तेजी से फैली यह खबर। हत्यारा राका लाल हीरो होंडा पर सवार सर्कुलर रोड की ओर बढ़ रहा है। पी पी। उधर सर्कुलर रोड पर राका तेज से बाइक दौड़ाए लिए जा रहा था कि अचानक आंखें आश्चर्य से फैल गई उसकी। ओह पुलिस! बिजली की इसी तेजी से पीछे पलटा हुए, लेकिन दुर्भाग्य पुलिस वहां भी थी। ओह! तुम चारों तरफ से गिर चुके हो राका, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। मुर्दा नंबर 402 सचमुच चारों तरफ से गिर चुका था। नहीं,
मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। बचना चाहते हो तो आत्मसमर्पण कर दो। अचानक उसका चेहरा कठोर होता चला गया। मैं बचूंगा, हर हाल में बचूंगा। हाथ एक्सीलेटर को उमेटकर तोड़ देने पर उतारू हो गई थी। अगले ही क्षण बाइक तोप से निकले गोले की भांति सामने की ओर भाग निकली। उफ, यह तो इधर ही आ रहा है। हैरत में डूबे पुलिस वालों के चेहरे। गुर्र। तभी हेलीकॉप्टर से एक तेज स्वर गूंजा, फायर। एक साथ गरज उठी कई गने, लेकिन इससे पहले ही गोलियां राका से टकराती एक दिल दहला देने वाला हैरत अंगेज दृश्य सभी के सामने था। राका की बाइक हवा में लहराई और जीपों पर से होती हुई दूसरी ओर पहुंच गई। ग्रर, ओ नो। जमीन से टकराते ही एक पल के लिए मोटरसाइकिल लड़खड़ाई, लेकिन राका ने उसे कंट्रोल कर लिया था। पीछा करो, वह बचकर नहीं जाना चाहिए। पुलिस एक बार फिर लग गई उस शैतान के पीछे। पियो पियो। वह आ रहा है, जाल फेंको। बचना नहीं चाहिए वह। इंस्पेक्टर ने जाल नीचे फेंका। ठीक इसी पल हवा में लहराई राका की कुल्हाड़ी। इधर इंस्पेक्टर की लाश नीचे गिरी। ओए। उधर राका की बाइक हवा में उछली। यही हेलीकॉप्टर मुझे पुलिस से बचा सकता है। अगले क्षण राका हेलीकॉप्टर से लटका हुआ था। अब हेलीकॉप्टर में पहुंचना होगा। कुछ ही पलों बाद धड़ाक। ओए। उफ, निकल गया। हाथ मलती रह गई पुलिस। उधर राका अपनी मंजिल पर पहुंच चुका था। आखिर पहुंच गया अपनी मंजिल पर, और हेलीकॉप्टर के जमीन छूते ही कुछ ही पलों बाद मैं अपना धड़ भी ले आया हूं प्रोफेसर। शाबाश, आओ मेरे साथ। दोनों तेज से एक दूसरे कमरे में प्रवेश कर गए। फिर, अब मुझे तुम्हारे दोनों हाथ चाहिए। मैं इस धड़ को भी संभाल कर रख देता हूँ। मुझे बताइए प्रोफेसर, मेरे हाथ कहाँ हैं? तुम्हारा दाएं हाथ अजीत पटेल नाम के एक पायलट के लगाया गया है। उसे भी मेरा हाथ वापस देना होगा। इधर पुलिस हेडक्वार्टर में चल रही एक अत्यंत महत्वपूर्ण मीटिंग। पायलट अजीत पटेल की सुरक्षा के तुमने क्या इंतजाम किए हैं, इंस्पेक्टर विक्रम? सर, मिस्टर अजीत पटेल कल सुबह प्लेन लेकर अमेरिका रवाना हो रहे हैं। उन्हें कह दिया गया कि जब तक राघव पकड़ा न जाए वे अमेरिका में ही रहे। गुड। और तुम्हारी अपनी खुद की सुरक्षा का क्या इंतजाम है? सर, मेरी सुरक्षा के लिए मेरा यह साथी काफ़ी है। अगर उसने मुझ पर हमला किया तो वह जीवित नहीं बच पाएगा। शाबाश विक्रम, हमें तुम्हारी बहादुरी पर गर्व है। अगले दिन पायलट अजीत पटेल को भेद सुरक्षा के घेरे में एयरपोर्ट ले जाया जा रहा था। एयरपोर्ट पहुंचकर हमारा अगला मैसेज मिलने तक आप अमेरिका में ही रहे। यही आपके लिए बेहतर होगा मिस्टर अजीत। मैं समझता हूं इंस्पेक्टर। थोड़ी देर बाद अजीत पटेल अमेरिका की ओर उड़ा चला जा रहा था। दूसरी ओर प्लेन के यात्री कक्ष में अब मुझे पैराशूट निकालकर बांध लेना चाहिए। ओह, वह आदमी पैराशूट क्यों बांध रहा है? एयर होस्टेस उसके पास पहुंची। आपने पैराशूट क्यों बांध लिया नवाब साहब? जवाब देने के शतान पर एयर होस्टेस पर बाज की भांति झपटा नवाब। ओए। और अगले पल सर, खबरदार कोई अपनी जगह से नहीं ले। पायलट अजीत पटेल को बाहर बुलाओ जल्दी। हुक्म के गुलाम की भांति चालक कक्ष की तरफ भाग खड़ी हुई दूसरी एयर होस्टेस। इस खबर को सुनकर अजीत पटेल अपनी सीट से उछल पड़ा था। क्या बक रही हो? मैं सच कह रही हूँ सर। अगर आप बाहर न आए तो वह रीलिमा को मार डालेगा। चलो, मैं देखता हूँ कौन है वो। अगले पल, कौन हो तुम? क्या चाहते हो मुझे? हा हा हा। मेरा एक हाथ तेरे पास अजीत, मुझे मेरा हाथ वापस चाहिए। अजीत के चेहरे पर दहशत नाच उठी। तो तुम मुर्दा नंबर 402 उर्फ राका हो? हाँ, मैं राका हूँ। तुम्हारी मौत नहीं, बचाओ। भागकर भी तो बच नहीं सकता चूहे। ओए। भयभीत हिरण की भांति भागता अजीत कंट्रोल रूम के खुले दरवाजे में घुस गया, लेकिन दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं कर पाया वह। ओह, मुझे अपना हाथ वापस चाहिए अजीत। नहीं। उफ,
बेहद दरिंदगी पूर्ण ढंग से अजीत का हाथ काटा था उस दरिंदे ने। खचौक ओए! कटा हाथ लिए राका तेज से प्लेन के दरवाजे की ओर भागा और इमरजेंसी डोर खोलकर नीचे जंप लगा दी। विमान से निकले अजीत पटेल व अन्य यात्रियों की चीखों से आकाश गूंज उठा था। ओए! जल्दी से विमान का दरवाजा बंद करो वरना हम सभी मारे जाएंगे। जबकि राका सुरक्षित नीचे उतर रहा था। 2 घंटे बाद एक्सीडेंट राका, अब तुम अपना दूसरा हाथ भी ले आओ तो मैं तुम्हें फिर से जिंदा कर दूंगा और इस दुनिया को दिखा दूंगा कि जिस डॉक्टर को पागल करार दिया गया था वह कितना महान डॉक्टर है। मैं आपका सपना जरूर पूरा करूंगा प्रोफेसर। शाबाश राका शाबाश। तुम्हारा अगला शिकार है पुलिस इंस्पेक्टर विक्रम सिंह। लेकिन इस बार तुम्हें बेहद सावधान रहना होगा क्योंकि विक्रम सिंह को फौलाद समझा जाता है। उधर पायलट अजीत पटेल के अंजाम से बेखबर विक्रम अपनी ड्यूटी खत्म करके घर लौट रहा था। बस मेरा बाया बाजू और मिल जाए फिर अपना पूरा शरीर पालूंगा। तभी विक्रम ने मोड़ काटने के लिए हाथ का इशारा किया। यही मौका है। अगले पल राका का हाथ पांव एक्सीलेटर दबाता चला गया और विक्रम के कुछ समझने से पहले ही राका ने उसके हाथ में हथकड़ी पहना दी। ओह! फिर स्थिति को समझते ही तिरपन कांप उठे विक्रम के। हा हा हा! इंस्पेक्टर, अब तेरे हाथ की बारी है। उफ! ये मेरा हाथ जरूर काट डालेगा। अगले पर राका के हाथ में थमी कुल्हाड़ी टकराई। अगले पर राका के हाथ में थमी कुल्हाड़ी लहराई। मगर तब तक विक्रम अपना हाथ बचाने के लिए आक्रामक रूप धारण कर चुका था। धौड़! हा हा हा! विक्रम, अपना हाथ तो मैं लेकर ही जाऊंगा, वह सामने देख। सामने देखते विक्रम कांप उठा। उफ! यह मेरा हाथ उस खंबे से टकराकर उखाड़ना चाहता है। यह हथकड़ी तोड़नी पड़ेगी। उसे रिवॉल्वर निकालते देख उसने जीप को टक्कर दी। उफ! दौड़! हा हा हा! आज तेरी कोई भी कोशिश कामयाब नहीं होगी विक्रम। बचने का और कोई रास्ता न देख। उफ! जान बचाने का यही एक तरीका है। उसकी यह हरकत देख। हा हा हा! कब तक बचेगा इंस्पेक्टर? आज तेरी मौत पक्की है। राका कार द्रुत गति से एक और भगाए चला जा रहा था। उफ! पुलिस को इस बात की सूचना देनी चाहिए। दिमाग फुट से उड़ गया था कमिश्नर साहब का यह खबर सुनकर। ओह! किधर बढ़ रही है वह कार? राजमार्ग नंबर 17 की तरफ। फिर लगभग चीख पड़े वे वायरलेस पर। राजमार्ग नंबर 17 पर बढ़ती लाल मारुति कार को रोको, क्विक! पुलिस जिप्सिया फौरन हरकत में आ गई। पी पी इधर वह लाल मारुति कार। उफ! मुझे कहाँ ले जाना चाहता है ये? कुछ देर बाद वो लगता है ये खंडहरी इसका अड्डा है। इसके हथकड़ी खोल दो राका, अब ये मेरे रिवॉल्वर की नोक पर है। राका ने इंस्पेक्टर के हाथ से हथकड़ी निकाल ली। कोई गलत हरकत की तो वक्त से पहले जहनुम पहुंचा दूंगा मैं तुम्हें। तभी राका चीख पड़ा। प्रोफेसर साहब, जल्दी से इसका हाथ काटिए और मुझे नया जीवन देने का काम शुरू कीजिए। अभी प्रोफेसर नॉर्मन कुछ कर पाता उससे पहले ही। ठहरो, मरने से पहले मैं यह जानना चाहता हूँ कि यह सब क्या माजरा है। माजरा? हाँ, यह तो तुम्हें बताने होगा कि ये माजरा क्या है। खून उतर आया प्रोफेसर की आंखों में। मशहूर प्रोफेसर नॉर्मन का नाम सुना है? कहीं तुम उस प्रोफेसर नॉर्मन की बात तो नहीं करे जो पागल हो गया था, लेकिन सुना था पागल खाने में लगी आग में जल मरा था वह। यस इंस्पेक्टर, मैं ही प्रोफेसर नॉर्मन हूँ और जिंदा हूँ। क्या? हाँ, मैं ही प्रोफेसर नॉर्मन हूँ जिसे लोग पागल सनकी और न जाने क्या क्या कहते थे। और उस दिन तो हद ही हो गई। हा हा हा! सुना तुमने? डॉक्टर नॉर्मन मर्द आदमी को जिंदा करने का दावा कर रहे हैं। आगे तुम मेरी बात मानते क्यों नहीं हो? मेरे रिसर्च से यह परिणाम निकला है कि जब तक मनुष्य का मस्तिष्क जिंदा रहता है उसके शरीर के बाकी अंग भी नहीं मरते। हमने कई बार यह पढ़ा सुना होगा कि फला आदमी मरने के बाद पुनः जिंदा हो गया। इस तरह के केस तभी होते हैं
जब मरने के बाद तो मृत व्यक्ति का मस्तिष्क सक्रिय रहता है। बकवास अच्छी कर ले तो नॉर्मन, तुम्हें तो गप सम्राट का खिताब मिलना चाहिए। अपनी खिल्ली उड़ना मैं ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर पाया और ठोक। ओह, तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आएगा कुत्तों। मेरी इस हरकत से सभी ने एक ही निर्णय निकाला था। लगता प्रोफेसर नॉर्मन पागल हो गए हैं। निस्संदेह ऐसी हरकत कोई पागल ही कर सकता है। फिर तो इसे पागल खाने में होना चाहिए। ले चलो इसे। मेरा बड़ा भाई पागल खाने का इंचार्ज है। इसे देखते ही भर्ती कर लेगा वहां। मुझे जबरदस्ती पागल खाने भेज दिया गया। मैं पागल नहीं हूँ। यहाँ आने वाला हर पागल यही कहता है। ले चलो इसे। मुझे छोड़ दो। मैं पागल नहीं हूँ। लेकिन मेरे लाख चीखने चिल्लाने के बावजूद भी मुझे पागल खाने में बंद कर दिया गया। और तब मैंने एक निर्णय किया। मैं दुनिया को दिखा दूंगा कि मैं पागल नहीं हूँ। लेकिन यहाँ से निकलने के लिए मुझे कुछ करना होगा। और फिर मैंने वहां से निकलने की एक योजना बनाई और आग ने पूरे पागल खाने को जलाकर राख कर दिया था। लेकिन मैं बच निकला। आग आग। अब खुद को महान साबित करने के लिए मुझे ऐसे आदमी की तलाश करनी होगी जिसे मैं अपनी शर्तों पर मरने के लिए तैयार कर सकूं। और ऐसा अवसर मुझे जल्दी मिल गया। राका से मेरा मतलब हल हो सकता है। फांसी लगने से कुछ दिन पूर्व मैं बेस बदलकर राका से मिला। क्या बक रहे हो? वही जो तुमने सुना। मैं तुम्हें फांसी से बचा सकता हूँ। लेकिन कैसे? कैसे हो सकता है ये? अगर तुम मेरी बताए अनुसार चलो तो ऐसा हो सकता है। मुझसे अधिक उत्सुक था राका। मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूँ। बोलो मुझे क्या करना होगा। मैंने उसे अपनी योजना समझाई। ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। फिर मेरी योजना अनुसार फांसी से पहले राका ने अपना शरीर डॉक्टर रामन को परीक्षण के लिए दे दिया। डॉक्टर साहब, मैंने अखबार में आपका यह आर्टिकल पढ़ा है। क्या यह सच है कि आप मनुष्य के अंग ट्रांसप्लांट कर सकते हैं और आपको अपने एक्सपेरिमेंट के लिए एक डोनर की जरूरत है? अब समस्या यह थी कि राका का मस्तिष्क कैसे जीवित रखा जाए। और इस मुसीबत का इलाज भी मैंने शीघ्र ही सोच लिया था। और जिस दिन राका को डॉक्टर राजन के साथ भेजा गया, उसी दिन मैंने जानबूझकर अब्दुल्ला नामक एक आदमी का सिर अपनी कार के नीचे कुचल दिया। फिर वही हुआ जो मैंने सोचा था। डॉक्टर रामन ने अब्दुल्ला को राका का सिर दे दिया। इसी तरह राका का मस्तिष्क जीवित रहा और फिर अब्दुल्ला राका बन गया। फिर मैंने राका उर्फ अब्दुल्ला को उसके सिर के बाकी अंग लाने का काम सौंपा ताकि मैं उसे दोबारा जीवित कर दूं। ओह, और आज मेरी योजना पूरी हो जाएगी। इंस्पेक्टर, मैं दुनिया को बता दूंगा कि मैं पागल नहीं मान हूँ। तुम प्रकृति के नियमों का उल्लंघन कर रहे हो नॉर्मन। यह ठीक नहीं है। मैं प्रकृति को अपना गुलाम बनाना चाहता हूँ इंस्पेक्टर। मैं मनुष्य को जीवन और मृत्यु के चक्कर से मुक्त करना चाहता हूँ। दूसरे क्षण वह अलग फाड़कर चीख उठा। राका, देख क्या रहे हो? इसका हाथ काट कर मुझे दो। ओके प्रोफेसर। यह मुझे मार डालेगा। मुझे फौरन कुछ करना होगा। यह सोच, मगर हा हा हा। उफ। जान बचाने के लिए आखिरी प्रयास किया इंस्पेक्टर विक्रम ने। धड़ोक। ओह। इस वार से क्रुद्ध होकर राका ने पास ही बड़ा तेजाब का जार उठाया और इंस्पेक्टर की तरफ फेंक दिया। तुझे मरना ही होगा इंस्पेक्टर। लेकिन सौभाग्यशाली था इंस्पेक्टर, परंतु नॉर्मन नहीं। छनौक। ओह। फिर कंकाल में बदलने में ज्यादा देर नहीं लगी नॉर्मन को। राका ने झपटकर गंडासा उठा लिया। रामजादे, तूने मेरे जिंदा होने की आशा ही खत्म कर दी। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कुर्र। तभी आशा की एक किरण नजर आई इंस्पेक्टर को। रिवॉल्वर। अगले पल और धोए धोए धोए
जमीन पर गिरकर जल बिन मछली की बांधी तड़पने लगा था राका। ओह, धड़क। नहीं, मैं नहीं मर सकता इंस्पेक्टर। और इसके साथी टेबल पर पड़ा शरीर भी तड़पने लगा। साथी बे और आश्चर्य से चौंक ही तो पड़ा वह, क्योंकि सामने था एक अजूबा। उफ, ये तो मेरी तरफ ही बढ़ रहा है। आई विल किल यू बास्टर्ड। अगले पल धोए 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 तुरंत ही वह जुबान नीचे गिरकर तड़पने लगा। धड़। यह देखकर इंस्पेक्टर विक्रम ने चैन की सांस ली। प्रकृति से टक्कर लेने वालों का यही अंजाम होता है। पुलिस कमिश्नर पुलिस दल बल के साथ वहां पहुंचा, लेकिन अब पुलिस के लिए वहां लाशों के सिवा कुछ नहीं बचा था। समाप्त। तो दोस्तों, कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। अगर ऊपर से देखो तो फिर कॉमिक्स की जो स्टोरी है वो बहुत ही अच्छी बनी हुई है, लेकिन मुझे इसमें एक बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी नज़र आई राइटर की। जब इसको ऑलरेडी इसका सिर दूसरे शरीर पर लगा दिया और इसकी सारी याददाश्त भी इसके पास आ गई और हाथ पैर भी काफ़ी मजबूत हैं इसके, तो फिर इसे अपने अंग लेने की क्या जरूरत थी? ये तो ऑलरेडी जिंदा हो चुका था पहले ही। तो ये थोड़ा बस इसको कहानी को खींचने के लिए बना दिया इसको, नहीं तो इसको अच्छा भला तगड़ा शरीर मिला हुआ है। और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।